Hello students, good morning you all. I am Alankar Sinha and in today's video lecture you will find here Transfer of Property Act 1882. आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पढ़ने से पहले इसकी यूज को समझ लेते हैं कि कहां पर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 हमारे लिए यूजफुल होने जा रहा है। तो पहली चीज तो एलएलबी थर्ड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत उपयोगी होगा। दूसरा, जो विद्यार्थी पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का है और संपत्ति अंतरण अधिनियम है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तीसरा, जो विद्यार्थी यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए फटाफट कर लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 पास हुआ था 17 फरवरी 1882 को और लागू हुआ था, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1 जुलाई 1882। यानी कि फरवरी में ये पास हुआ और फरवरी के बाद अप्रैल मई जून जुलाई यानी आफ्टर 4 मंथ्स ये लागू हो गया। लगभग 4 मंथ्स के बाद ये लागू हो गया। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में कुल 8 अध्याय है। देयर आर 8 चैप्टर्स, कुल 137 धाराएं हैं। देयर आर 137 सेक्शंस। नेक्स्ट, इन 8 अध्यायों को हम लोग देख लेते हैं एक बार विद रनिंग आइज, रिवाइज कर लेते हैं। अध्याय 1 में प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी धारा 1 से 4 तक है। अध्याय 2 पक्षकारों के विषय। प्रिलिमिनरी में क्या होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें डेफिनेशन क्लॉज होंगी। बहुत सारी चीजें जैसे अनुप्रमाणन का डेफिनेशन, नोटिस का डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, तो इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस आपको सेक्शन 3 के अंतर्गत मिलेंगे। सेक्शन 1 में मिलेगा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम कहां से कहां तक लागू है, यानी इसका क्षेत्र तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर के सभी पूरे भारत में लागू है, ये बात लिखा होगा। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर भी एक राज्य है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में भी संपत्ति अंतरण अधिनियम अब लागू हो गया है। नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट देख लेते हैं कि अध्याय 1 प्रारंभिक 1 से 4 तक है। अध्याय 2 पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति के अंतरण के विषय में। तो पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति के अंतरण के विषय में 2 भागों में इसको बांटा गया है। फर्दर इट हैज बीन बाइफर्केटेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज फ्रॉम 5 to 37 मींस होल, मींस संपूर्ण अगर अवलोकन करें तो 5 से 53 का तक अध्याय 2 को बताया गया है। तो अध्याय 2 5 से 53 का, फर्दर इसे 2 भागों में बांटा गया है। 5 से 37 चल एवं अचल संपत्ति के विषय में बात करता है और 38 से 53 का केवल चल संपत्ति के विषय में बात करता है। नेक्स्ट है अध्याय 3 जो कि विक्रय के बारे में बात करता है 54 से 57 तक। अध्याय 4 बंधक एवं भार 58 से 104 तक। अध्याय 5 पट्टा 105 से 117। अध्याय 6 विनिमय 118 से 121। अध्याय 7 दान 122 से 129 तक और अध्याय 8 अनियोज्य दावा 130 से 137 तक। संपत्ति अंतरण अधिनियम जैसा कि हेडिंग से अभिप्रेत है कि संपत्ति अंतरण ट्रांसफर कितने हेड्स में ट्रांसफर होंगे किसी भी प्रॉपर्टी का, तो कितने तरीके हैं। पहला विक्रय के माध्यम से। विक्रय क्या होता है, विक्रय में स्वामित्व और कब्जे दोनों का अंतरण हो जाता है। यानी कि अगर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम सेल कर देते हैं तो सेल में टाइटल भी चेंज हो जाता है, टाइटल भी ट्रांसफर हो जाता है और पोजीशन भी दे दिया जाता है। और इसके बदले में क्या मिलता है, हमें प्रतिफल मिलता है, यानी सेल के बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है, प्रतिफल मिलता है। तो विक्रय क्या है, पोजीशन और टाइटल दोनों का ट्रांसफर हो जाता है विक्रय में। बंधक एवं भार में क्या होता है, बंधक में ना हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं और ना ही हम
पोजीशन ही ट्रांसफर करते हैं बंधक में। जैसे मान लीजिए कि किसी किसान को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है, केसीसी बनवाना है, और उसे फसल की जुताई बुआई के लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए और प्लस और भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो चाहिए। तो अब वो कहाँ देगी? तो एक अलग से व्यवस्था है कि आप बैंक में अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करा करके प्रॉपर्टी के पेपर्स बैंक में रख दीजिए, और वहां से क्या करती है, वह एक एडवोकेट होता है, वो एनईसी बनाता है, नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, यानी इस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का भार नहीं है, भार मुक्त संपत्ति है। और ऐसी संपत्ति पर बैंक क्या कर देती है? बैंक उसे लोन कर देती है ताकि किसान अपनी फसल को सही से उगा सके। तो यहां पर क्या हो गया है, यहां किसान की संपत्ति को बंधक रख करके किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन दे दिया जाता है। दूसरा, आप घर बनवाते हैं तो उसके लिए आपको होम लोन की जरूरत पड़ती है, यानी कि प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्री का पेपर होता है वो बैंक अपने पास रख लेती है और प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन दे देती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको दे देती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 58 से 104 बंधक के विषय में है। अब बात कर लेते हैं अध्याय 5, पास से पट्टा, और स्टार्टिंग है 105 से 117। बहुत आसान तरीका है, पास से पट्टा, पास से 105 और फिर 117 तक है। 105 से 117 तक क्या है? पट्टा। पट्टा को इंग्लिश में लीज बोलते हैं। लीज का मतलब क्या है? पट्टे में क्या होता है? पट्टे में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, कब्जे का अंतरण हो जाता है। विक्रय में क्या हुआ? कब्जे का भी अंतरण हो गया, स्वामित्व का भी अंतरण हो गया। बंधक में ना ही कब्जे का अंतरण, ना ही स्वामित्व का अंतरण, और पट्टे में क्या होता है? स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है लेकिन कब्जे का अंतरण हो जाता है 105 से 117 के बीच में। आप अपने क्षेत्र में भी यानी लोकल समाज में भी देख रहे होंगे कि लोग पट्टे पर दे देते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी के खेत में मोबाइल का टावर लगा हुआ है, या फिर किसी के घर में बैंक ओपन हुई है, तो बैंक को किराए पर बैंक ले, यानी कि उस व्यक्ति का जो मकान है, मकान को बैंक किराए पर ले लेती है पट्टे पर, यानी कि 99 ईयर्स का अनुबंध हो जाता है कि मकान मालिक बैंक को निकालेगा नहीं और बैंक भी छोड़ के जाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में किराया मिलता जाता है और क्या होता है, वहां पर किसी भी प्रकार का स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है पट्टे में, लेकिन कब्जे का अंतरण हो जाता है, कब्जा दे दिया जाता है। बैंक उस क्षेत्र का, उस परिसीमा का उपभोग करता है, उपयोग करता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं किसी टावर लगाने के लिए, मोबाइल का टावर, तो जब खेत लेता है कंपनी, कोई भी मोबाइल टावर की कंपनी, चाहे वो BSNL हो, वोडाफोन, एयरटेल हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर भी लीज साइन होता है और किराया देता रहता है, कब्जा ले लेता है, लेकिन संपत्ति का स्वामित्व तो नहीं बदलता है। अब आगे देख लेते हैं विनिमय। अध्याय 6 विनिमय के बारे में बात करता है। विनिमय क्या होता है? मान लीजिए, विनिमय को इंग्लिश में एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज का मतलब अदला बदली। जैसे मान लीजिए कि ए नाम के पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है जो शहर में है 2000 या 2500 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट की कीमत 25 लाख रुपए है, और गांव में कोई खेत है जो 2.5 बीघे है और उसकी भी कीमत 25 लाख रुपए है। गांव वाले व्यक्ति को शहर में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आना है और वो कह रहा है कि हमें शहर वाली जमीन दे दीजिए भाई साहब, और ए नाम का पर्सन कह रहा है हमें शहर में, हमारे पास शहर में कई जमीन है, अब हमें एक फार्म हाउस खरीदने की जरूरत है, और वो गांव वाली जमीन उससे ले रहा है। तो हो क्या रहा है, यहां पर ट्रांसफर कैसे हो रहा है, यहां पर एक्सचेंज के माध्यम से, अदला बदली के माध्यम से ट्रांसफर हो जा रहा है। तो विनिमय का मतलब अदला बदली यानी एक्सचेंज। 118 से 121, दान 122 से 129 यहां पे बताया गया है। दान कौन दे सकता है, दान किसको दिया जा सकता है, कैसी प्रॉपर्टी का दान दिया जा सकता है, दुर्भर दान क्या होता है, भार के साथ दान क्या होता है, यानी बहुत सारी चीजें यहां पर आपको दान के विषय में समझाई गई हैं। अध्याय 7 122 से 129 के बीच में। आखिरी अध्याय है अध्याय 8 जो कि अनियोज्य दावे के बारे में बात करता है 130 से 137। तो आज आपने क्या देखा, पूरे चैप्टर को का क्लासिफिकेशन पढ़ा, पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ा, कब इन्फोर्स हुआ है और कब ये
पास हुआ है ये भी देखा है। अब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए है, यहां पर पूछा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आज हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के धारा 3 में बताया गया है। धारा 3 क्या है? निर्वचन खंड है। तो एक बार देख लेते हैं स्थावर संपत्ति क्या होता है। स्थावर संपत्ति की डेफिनेशन बहुत ही अपोजिट बताया गया है, यानी ये नहीं बताया गया स्थावर संपत्ति क्या होता है, ये बताया है कि फला 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 चीजें अचल संपत्ति नहीं है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? अचल संपत्ति में उगती फसलें, खड़ा काष्ठ तथा घास नहीं आती हैं। क्या क्या नहीं आती है? उगती फसलें, खड़ा काष्ठ और घास, ये नहीं आती हैं। यानी कि इन तीनों चीजों को छोड़ देंगे तो बाकी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति के अंतर्गत आएगा। तो अब वन बाय वन समझ लेते हैं कि खड़ा काष्ठ क्या होता है, उगती फसलें क्या होती हैं और घास में क्या आएगा। तो पहला देख लेते हैं खड़ा काष्ठ क्या होता है। तो जाहिर सी बात है खड़ा काष्ठ क्या है? इमारती लकड़ी, कोई भी इमारती लकड़ी जिससे फर्नीचर वगैरह बनते हैं वो खड़ा काष्ठ के अंतर्गत आएगा। ऐसे खड़े काष्ठ के अंतर्गत फलदार वृक्ष नहीं आएंगे। जैसे नीम है, नीम, बबूल, सागौन, ये सारी लकड़ी, ये सारे वृक्ष किसमें आएंगे? खड़ा काष्ठ के अंतर्गत आएंगे, यानी ये चल संपत्ति की कैटेगरी में आएगा, ये अचल संपत्ति नहीं माना गया है। तो एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि जो फलदार वृक्ष होंगे जैसे आम है या फिर कोई भी फलदार वृक्ष, उसे क्या मानेंगे? उसे हम मान लेंगे कि ये अचल संपत्ति के अंतर्गत आएगा, और जो इमारती लकड़ी होगा उसे हम चल संपत्ति की कैटेगरी में रखेंगे। इस पर केसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। पहला केस है मोती सिंह बनाम देवकी सिंह AIR 1936। इसमें कहा गया है कि ताड़ का जो वृक्ष है उसे फलदार वृक्ष माना गया, उसमें फल आता है, और इस प्रकार से ताड़ का वृक्ष खड़े काष्ठ में नहीं आएगा, यानी कि ताड़ के वृक्ष को अचल संपत्ति माना गया है, चल संपत्ति नहीं माना गया है। केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोती सिंह बनाम देवकी सिंह AIR 1936। केस आप डाल देंगे तो आपके आंसर को सपोर्ट मिल जाएगा, यानी आपका आंसर और वजनी हो जाएगा, यानी कि एग्जामिनर आपके आंसर राइटिंग से इंप्रेस हो जाएगा। दूसरा है बैजनाथ बनाम रामाधार AIR 1963 इलाहाबाद। इसमें शीशम और नीम के पेड़ को खड़ा काष्ठ माना गया है, यानी चल संपत्ति में माना गया है, इसे अचल संपत्ति नहीं माना गया है। तीसरा है मार्शल बनाम ग्रीन में भी खड़े काष्ठ, ये भी केस मार्शल बनाम ग्रीन ये भी खड़े काष्ठ से ही संबंधित है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी वृक्ष को भूमि से अलग कर दिया जाता है तो वो खड़ा काष्ठ हो जाता है, यानी कि जब ही पृथक्करण हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है किसी वृक्ष का, तो वो खड़े काष्ठ के अंतर्गत आता है, वो अचल संपत्ति में नहीं आएगा, वो चल संपत्ति में आ जाएगा, यानी चल संपत्ति की विषय वस्तु बन जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं उगती फसलों में क्या क्या आ जाएगा। पहला पॉइंट खड़ा काष्ठ देखा, दूसरी उगती हुई फसलें। उगती फसलों का अर्थ है खेत में लगी फसलें जिनका उद्देश्य काटा जाना है, यानी रीपिंग है, क्रॉप्स की रीपिंग है। वृक्षों पर उगने वाली पत्तियां भी उगती फसलों में शामिल होती हैं, जैसे पान का पत्ता, पालक का पत्ता, बहुत सारे पत्ते हैं जिसको हम प्रयोग करते हैं, तो वो भी पत्ते क्या हो जाएंगे, यानी ऐसे वृक्ष जो जिनका उपयोग हम पत्तों के फॉर्म में करते हैं वो भी खड़े काष्ठ के अंतर्गत वो उगती फसलों के अंतर्गत आएंगे। अब देख लेते हैं कि इस घास की परिभाषा के अतिरिक्त अचल संपत्ति किसको किसको माना गया है, यानी घास को तो अचल संपत्ति माना नहीं गया है,
अब और किनको अचल संपत्ति माना गया देख लेते हैं। मार्ग का अधिकार, मार्ग के अधिकार को अचल संपत्ति माना गया है। किसके से? विजयनाग एंड आदर्श बनाम बंकू बिहारी AIR 1909 के केस से मार्ग के अधिकार को अचल संपत्ति माना गया है। मेले से कर वसूली का अधिकार, मेले से कर वसूली का अधिकार केस है सिकंदर बनाम बहादुर के केस से इसको क्या माना गया है? अचल संपत्ति माना गया है। नेक्स्ट है तेंदू पत्ता एकत्रित करने का अधिकार, मूलजी सिक्का बनाम नूर मोहम्मद, यानी तेंदू के पत्ते को इकट्ठा करने के अधिकार को भी अचल संपत्ति माना गया है। अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिनको अचल संपत्ति नहीं माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहला है पूजा करने का अधिकार, दूसरा स्वामित्व और तीसरा कॉपीराइट, यानी इन तीनों को अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं माना गया है, इन्हें चल संपत्ति माना गया है। पूजा के अधिकार को जगदेव सिंह बनाम राम शरण पांडे के बाद से क्या माना गया है? इसे चल संपत्ति माना गया है, इसे अचल संपत्ति नहीं माना गया है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, आज आपने धारा 3 में निर्वचन खंड के अंतर्गत कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगी, ये सारी चीजें पढ़ी। क्लासिफिकेशन पढ़ा, कब से लागू है और कब इन्फोर्स हुआ है, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, ये सारी चीजें आपने एक नजर में, सरसरी नजर में रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अटेस्टेशन पढ़ेंगे और साथ में आपका आ जाएगा नोटिस अटेस्टेशन, और एक टॉपिक और पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि धारा 5 का विषय है। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।